अगला दिन वरदान आज ऑफिस नहीं गया था। वो अपने रूम में ही रेस्ट कर रहा था। वो नींद में था, तभी उसको एक सपना आता है जिसमें वो एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की उसके बाहों में सोई हुई है। वो लड़की और कोई नहीं, वही पेंटिंग वाली लड़की रहती है। वरदान की आंख खुल जाती है और वरदान नोटिस करता है कि उसकी दिल की धड़कनें तेज़ रफ्तार से भाग रही हैं। वो तुरंत उठता है और पानी पीता है और खुद को नॉर्मल करता है। थोड़ी देर बाद वो रेडी होके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात का वक्त 8 बजे। राठौर इंडस्ट्रीज़। वरदान अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, तभी उसको सामने से एक अननोन पर्सन का कॉल आता है और वो आदमी वरदान से बोलता है, सर हमारी वो वाली डील दूसरे के हाथ में जाने वाली है। मैं यहाँ अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्लीज़ आ जाइए। मुझसे अकेले हैंडल नहीं हो रहा है, आपका आना ज़रूरी है, नहीं तो इतनी महंगी डील हमारे हाथ से चली जाएगी। वरदान बोलता है, ठीक है मैं आता हूँ। इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। वरदान अपने असिस्टेंट को फ़ोन करता है और बोलता है, मेरी कल की लंदन की फ़्लाइट बुक करो और हाँ अपडेट जल्दी दो। उसके कुछ बोलने से पहले ही वरदान फ़ोन कट कर देता है और तुरंत अपने पार्किंग एरिया में आके अपनी कार स्टार्ट करके घर की तरफ निकल जाता है। वरदान घर जाके अपने पेरेंट्स से लंदन जाने वाली बात बोलता है। वरदान के पापा तो कोई रिएक्शन नहीं देते क्योंकि वो अपने बेटे को जानते थे कि उसका जाना भी ज़रूरी है, लेकिन वरदान की माँ को टेंशन होने लगी थी क्योंकि अभी एक रात पहले वरदान के साथ जो भी हुआ उसको लेके वो बहुत टेंशन में थी। तब वो बोलती हैं, वीनू मत जा, तेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुझे अभी डॉक्टर ने टेस्ट करने को बोला है और इतना लॉन्ग ट्रैवल तो कैसे कर पाएगा। वरदान बोलता है, इट्स ओके माँ, मैं चला जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, और हाँ मैं टाइमली अपनी दवाइयाँ भी लेते रहूँगा और टाइम टाइम सबको कॉल भी करते रहूँगा और मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तभी उसकी माँ बोलती हैं, अच्छा तो कितना टाइम लगेगा तुझे आने में, ज़रा मुझे बता तो। वरदान बोलता है, शायद मुझे 1 मंथ भी लग सकता है माँ, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत है और मीटिंग्स वगैरह भी बहुत करनी रहेगी, डील भी लेना है मुझे एनी हाउ, तो टाइम लग सकता है। वरदान की माँ टेंशन में आ जाती है और वो इससे पहले कुछ बोल पाती तभी वरदान बोलता है, माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल फ़िट हूँ और ठीक हूँ और आपको टाइम टाइम से कॉल भी करते रहूँगा, ठीक है। फिर वरदान बोलता है, अच्छा वहाँ डिनर के बाद प्लीज़ मेरा पैकिंग में आप हेल्प कर देना, मैं किसी स्टाफ को नहीं बोल सकता क्योंकि जितना अच्छे से आप मेरी चीज़ों को पैक करती हैं उतना वैसा कोई भी नहीं कर सकता है, तो प्लीज़ आप मेरा हेल्प कर देना मेरी चीज़ें पैक करवाने में। उसकी माँ हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ बचपन से मैं ही तेरी चीज़ें रखती आई हूँ, कौन रखेगा और मैं नहीं रखूँगी तो। शादी तो तुझे अभी करनी नहीं है, तो जब तक बहू नहीं आती तब तक मुझे ही देखना पड़ेगा ना तेरा ये सब कुछ। थोड़ी देर बाद वरदान की माँ उसके रूम में आती हैं और उसका पैकिंग में हेल्प करने लगती हैं। तभी वो नोटिस करती हैं वरदान ने एक बैग अलग से पैक किया हुआ है और पूछती हैं, उस बैग में क्या है, और वो जाने लगती हैं उस बैग को खोलने के लिए। वरदान उनको मना करता रहता है लेकिन वो बैग खोल देती हैं और देख के शॉक हो जाती हैं क्योंकि उसमें वरदान की पेंटिंग का सारा सामान होता है। तब वो अपने कमर पर हाथ रख के बोलती है, अच्छा तुझसे तेरे कपड़े नहीं पैक हो रहे थे लेकिन तू अपना पेंटिंग का सारा सामान पहले ही पैक कर दिया, कम से कम कुछ दिन के लिए तो इससे पीछा छुड़ा, कब तक वहाँ भी जाएगा तो पेंटिंग बनाते रहेगा क्या। अभी तो तुम मुझसे बोल रहा था कि तुम वहाँ डील क्रैक करने जा रहे हैं, तो वहाँ तुझे पेंटिंग बनाने का टाइम कैसे मिल जाएगा। वरदान मुस्कुराते हुए अपनी माँ की बातें सुने जा रहा था। तभी वो अपनी माँ से बोलता है, अच्छा माँ अब चलो आप भी जल्दी सो जाओ और मैं भी अब सोता हूँ क्योंकि मुझे कल जल्दी निकलना है, मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। माँ उसके फोरहेड पे किस करती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं। अगली सुबह 7 बजे वरदान रेडी होके नीचे लिविंग एरिया में आ जाता है। माँ उसको भगवान जी के मंदिर से लिया हुआ टीका लगाती हैं और उसको आशीर्वाद देती हैं। वरदान भी अपने मम्मी पापा का पैर छूता है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में वरदान फ़्लाइट में होता है। क्या लंदन पहुँच के आ जाएंगे वरदान की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव। क्या राज और विश की लाइफ ऐसे ही नॉर्मल चलती रहेगी। रात का वक्त वरदान की फ़्लाइट लंदन में लैंड हो चुकी थी। वरदान जैसे ही अपने फ़्लाइट से उतरता है, आसपास उसके बॉडीगार्ड उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और एक ब्लैक कलर की कार उसके सामने आके रुक जाती है। थोड़ी देर में वरदान अपने लंदन वाले हाउस में होता है। वरदान लिविंग एरिया में सोफे पे बैठ के रेस्ट ही कर रहा था, तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, हे वरदान ब्रो कैसा है, तू तो भूल ही गया है मुझे। वरदान उस आदमी की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए तुरंत उठ के उसके पास जाने लगता है और तुरंत उसको हक करके बोलता है, राघव ब्रो यार कैसा है तू। ये है राघव अवस्थी, वरदान की बचपन का बेस्ट फ्रेंड और अभी भी उसका बेस्ट फ्रेंड ही है, जो कि वरदान का लंदन का पूरा बिजनेस देखता है और उसके बिजनेस में पार्टनर भी है। राघव और वरदान का बचपन दार्जिलिंग में ही बीता था, लेकिन इन्होंने जैसे ही अपनी हायर स्टडी की, वरदान ने राघव से उसको उसका लंदन का ब्रांच
मैनेज करने को बोला और कुछ दिन बाद राघव अपने पेरेंट्स के साथ लंदन शिफ्ट हो गया। दरअसल राघव के जो फादर थे वो एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे और मदर एक गवर्नमेंट टीचर थी, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ और उसके पेरेंट्स भी रेडी हो गए, तो तब से वो लोग लंदन में ही रहते थे। कुछ देर में दोनों में बातचीत होता है, तभी राघव बोलता है, वरदान घर चल, मम्मी पापा तेरा वेट कर रहे हैं और तू यहाँ क्यों आ गया? तुझे मैंने बोला था ना कि तू डायरेक्ट मेरे घर आएगा, तू तब से इधर आ गया। वरदान बोलता है, हाँ मैं अंकल आंटी से भी आके मिलूंगा, तो टेंशन मत ले, मैं उनसे बिना मिले जाऊंगा ही नहीं। दोनों दोस्त आपस में कुछ देर तक बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद राघव वहाँ से चला जाता है। वरदान भी डिनर करके अपने रूम में चला जाता है। थकान की वजह से उसको भी जल्दी नींद आ जाती है। अगला दिन कैफ़े में विश कस्टमर लोग से ऑर्डर ले रही थी और वहीं उसकी माँ प्रिपेयर कर रही थी ऑर्डर। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे राज और उसकी माँ आ जाते हैं। विश की माँ राज की माँ को देख के हैरान हो जाती हैं और राज को भी। तभी विश पूछती है, आंटी राज आप लोग यहाँ इतने सुबह सुबह? तभी वो लोग बोलते हैं, आज हम शाम को रिया की शादी का ज्वेलरी लेने जा रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि विश का भी इंगेजमेंट रिंग ले लेते हैं, तो क्यों ना आप लोग भी हमारे साथ चलें, आप लोग भी राज के लिए रिंग पसंद कर लेंगे, दोनों बच्चे साथ में रहेंगे तो अपनी अपनी पसंद का रिंग भी ले लेंगे। विश की माँ थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, लेकिन विश को देख के वो हाँ में सर हिला देती हैं। विश भी एक्साइटेड हो जाती है और वो खुश भी थी क्योंकि उसका इंगेजमेंट डेट नज़दीक जो आ रहा था। शाम का वक्त लोग तैयार होकर एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। राज की माँ अपनी बेटी रिया के लिए ज्वेलरी पसंद करने के बाद वो विश का वेडिंग रिंग देख के डिसाइड करने लगती हैं कि विश को कौन सी पसंद है। विश भी उनका हेल्प कराती है। तब वो दोनों मिलके एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग निकालती हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और कॉस्टली भी थी। विश रिंग का प्राइस सुन के उसको लेने में हिचक रही थी, लेकिन तभी राज बोला, तुम ले लो विश, तुम्हें जो भी लेना है, तुम्हारे लिए मैं पैसा थोड़ी देखूंगा। विश हल्का सा मुस्कुराती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। आखिरकार राज की माँ विश के लिए वो डायमंड वाली रिंग ले लेती हैं। फिर वो तुरंत बोलती हैं, अरे बहन जी आप भी तो राज के लिए पसंद करिए, अरे राज आपका इकलौता दामाद है, होने वाला दामाद है, तो उसको भी तो आप डायमंड रिंग ही ना उसके लिए पसंद करेंगी। विश की माँ हल्का सा स्माइल देते हुए राज के लिए रिंग देखने लगती हैं। विश की माँ एक एक रिंग उठाती थी और उसका प्राइस पूछती थी, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली था इसलिए वो रख देती थी। ये सब विश नोटिस कर रही थी। तभी विश की माँ बोलते हैं, विश चल हम लोग बाद में आके राज के लिए रिंग खरीद लेंगे। राज की माँ इससे पहले कुछ बोल पाती, विश अपनी माँ के साथ ज्वेलरी शॉप के बाहर निकल जाती है। राज की माँ अपना मुट्ठी बांध के वहीं रह जाती हैं और राज से बोलती हैं, सोचा था इन लोग के सामने तुम्हारी रिंग पसंद कर लूँगी तो अच्छा सा रिंग पहनाएंगे ये लोग तुम्हें, अब पता नहीं हम लोग की गैर मौजूदगी में कैसा रिंग ये लोग ले लेंगे, कोई हल्का सा छोटा सा, ऐसा वो राज से बोलती हैं। राज अपनी माँ को देख के एक गहरी सी सांस लेता है और बाहर निकल जाता है। राज बाहर निकल के गुस्से में बोलता है, ओ गॉड माँ, आप क्यों मेरे काम को और भी मुश्किल बना रही हैं। इतना बोल के वो कैब बुक करता है और ज्वेलरी शॉप से अपनी माँ को इशारा करता है। दोनों लोग कैब में बैठ के अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ विश और उसकी माँ वापस कैफ़े आ जाते हैं और फिर अपने कामों में लग जाते हैं। शाम का वक्त लंदन में वरदान और राघव दोनों मीटिंग अटेंड करके अपने कैबिन में ही बैठे थे। दोनों साथ में इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी राघव बोलता है, तो वरदान बता, तेरा पेंटिंग का सिलसिला ख़त्म हुआ कि नहीं? वही पेंटिंग जो तू बचपन से और एक ही लड़की की बना रहा है। वरदान राघव से बोलता है, आई नो राघव, वो मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन पता नहीं क्यों एक अलग सा फीलिंग्स आता है उस पेंटिंग के लिए, एक अजीब सा अट्रैक्शन है उस पेंटिंग से। राघव बोलता है, तू ज़्यादा मत सोच, तू अब सीधे गर्लफ्रेंड बना और उससे शादी कर, अपनी लाइफ सेट कर, समझा? इससे पहले कि तू अपनी पेंटिंग से शादी कर ले, तेरी लाइफ में कोई लड़की का आना ज़रूरी है। और वो टिया का क्या हुआ? वरदान थोड़ा सा सीरियस होते हुए कहा, नाम मत ले उसका यार, वो मेरे टाइप की नहीं है। तभी वरदान राघव से बोलता है, राघव तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, तो तुझसे मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगा। तुझे पता है आजकल वो पेंटिंग वाली लड़की मेरे सपने में आती है और हम दोनों एक दूसरे को, इतना बोल के वो चुप हो जाता है। फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलता है, तुझे पता है राघव, मुझे ना पता नहीं क्यों लगता है कि वो लड़की रियल लाइफ में भी है। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है। तभी राघव बोलता है, तू ज़्यादा मत सोच, चल हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। वरदान और राघव दोनों कॉफ़ी पीने के लिए निकल जाते हैं। हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद वरदान को थोड़ा थकान महसूस हो रही थी और राघव कार ड्राइव कर रहा था, तो वो अपनी आंख बंद करके सीट पे ही अपना सर टिका लेता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो अचानक से आंख खोलता है और राघव को बोलता है, राघव प्लीज़ घर की तरफ गाड़ी मोड़ ले प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ ना। राघव बोलता है, अरे लेकिन हम लोग तो कॉफ़ी पीने जा रहे थे ना। वरदान बोलता है, नहीं प्लीज़ हम लोग कॉफ़ी बाद में पी लेंगे, इस टाइम तो प्लीज़ मुझे घर ले चल मेरे।
थोड़ी देर में वरदान अपने विला में रहता है। वरदान तुरंत अपने रूम में जाता है और अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करता है और वापस से जल्दी जल्दी वही पेंटिंग बनाने लगता है। वहीं राघव हैरान होकर उसको देखता है और बोलता है, तू बस ये पेंटिंग बनाने के लिए इतनी दूर से मुझे वापस लेके आया। राघव आगे बढ़ता है ये वरदान से कुछ बोलने के लिए, तभी वरदान उसको स्टॉप कर देता है। वहीं रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, फिर तुझे जो भी करना होगा ना मेरे साथ, मुझे पंच मारना होगा फिर मुझे पीटना होगा पीट लेना। तभी राघव बोलता है, अंडरवर्ल्ड किंग होगा तो सबके लिए, मेरे लिए तो वही वरदान है, समझा? तुझे रुक जा, तुझे मैं बताता हूँ। इतना बोल के राघव आगे बढ़ता है और उसकी नज़र जाके उस पेंटिंग पे टिक जाती है। उसके मुंह से निकलता है, वाओ, इतनी सुंदर पेंटिंग, ऐसा लग रहा है कि अभी निकल के बोल देगी। वो एकदम गौर से उसी पेंटिंग को देखता रहता है। तभी वो वरदान को बोलता है, वाह वरदान भाई, मानना पड़ेगा तुझे, सच में बहुत अच्छा तू पेंटिंग करता है। फिर राघव पेंटिंग देखते हुए बोलता है, काश ये लड़की रियल लाइफ में होती तो यही मेरी भाभी बनती, बट अनफॉर्चुनेटली। इतना बोल के वो वरदान की तरफ देखने लगता है। वरदान भी पेंटिंग की तरफ जाता है और अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाल के बोलता है, काश ये होती रियल लाइफ में। तभी राघव बोलता है, अच्छा हो गया तो चल, बहुत लेट हो गया है, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ, कॉफ़ी का प्लान कल करते हैं। इतना बोल के राघव वहाँ से निकल जाता है। वहीं वरदान कुछ देर उस पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखता है, एक हल्की स्माइल के साथ। फिर थोड़ी देर बाद वो भी अपने बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद वरदान रेडी होके अपनी कार में बैठ के बाहर की तरफ निकल जाता है। कार से वो राघव को कंटिन्यू फ़ोन करता रहता है। राघव जो कि अपनी गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी उसको अपना फ़ोन वाइब्रेट करता हुआ सुनाई देता है। उसके मोबाइल पे वरदान का नंबर फ्लैश हो रहा था। वो तुरंत फ़ोन पिक करता है। हाँ भाई बोल। वरदान बोलता है, जल्दी से नीचे आ जा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, रेडी होके आ, चल हम लोग चलते हैं किसी क्लब में पार्टी करने के लिए, वरदान बोलता है। राघव शौक होकर उठ के बैठ जाता है और बोलता है, टाइम देखा है तूने, पार्टी कर रहा है? वरदान बोलता है, आ जाना ब्रो प्लीज़। थोड़ी ही देर में दोनों एक क्लब में होते हैं। दोनों ने खूब पार्टी इंजॉय की और बहुत सारी शैम्पेन पी। तभी वरदान बोलता है, चल राघव निकलते हैं अब, क्योंकि रात के 2 बजने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। इस इतना बोल के दोनों क्लब से बाहर निकलने लगते हैं। तभी अचानक से एक लड़की राघव से टकराती है। राघव संभल पाता, तभी वो लड़की उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। राघव और वरदान दोनों शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी राघव उस लड़की का गाल थपथपाते हुए बोलता है, हेलो मैम उठिए, हेलो मैम छोड़िए मुझे। वो लड़की बिल्कुल नशे की हालत में होती है। उसके ऊपर राघव की बात का कोई असर नहीं होता है। तभी राघव और वरदान डिसाइड करते हैं कि इसको यहाँ छोड़ना अकेले सेफ़ नहीं है, तो चल इसको कार में बैठाते हैं और जब इसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है अपने घर का ये एड्रेस पता है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। वो दोनों यही बात डिसाइड करते हैं और उस लड़की को लेके कार में आते हैं। राघव उसको कार की पीछे वाली सीट पे अच्छे से लिटा देता है और अपना लेदर का ब्लेज़र निकाल के उसको अच्छे से कवर कर देता है। उसके बाल को जैसे ही राघव हटाता है, उसकी नज़र एकटक उस लड़की के फेस पे जाकर टिक जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती है, गोल फेस, छोटी सी नाक, पिंक लिप्स, लंबे ब्राउन हेयर, परफेक्ट बॉडी फिगर। राघव तो एकटक बस उसी को देख रहा था। तभी वरदान बोलता है, अब आके बैठेगा कि उसको ही देखता रहेगा? राघव अपना ध्यान हटाता है और जाके तुरंत वरदान की बगल वाली सीट पे बैठ जाता है और दोनों ड्राइव करके आगे निकल जाते हैं। तभी कुछ दूर जाने के बाद, यार राघव, इस मैम को होश आएगा कि हम लोग रात भर कार चलाते ही रहेंगे? राघव बोलता है, वरदान प्रो मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, ये उठ ही नहीं रही है, पानी की छींटे भी मार दिया इसके फेस पे, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन ये नहीं उठ रही है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी राघव बोलता है, क्यों ना हम इसे तेरे घर लेके चलते हैं? वरदान बोलता है, ओ भाई, मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है, मैं कार में बैठ के पूरा टाइम वेट कर लूँगा, पूरी रात वेट कर लूँगा इनके होश में आने का, लेकिन मैं घर पे लेके नहीं जा सकता, और भलाई इसी में है कि तू भी वेट कर इन मोहतरमा का होश में आने का। दोनों एक साइड में कार लगा लेते हैं और वेट करने लगते हैं कि वो कब होश में आती है। वेट करते करते उन दोनों की भी आंखें लग जाती हैं और दोनों कार में ही सो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, और स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दें। मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी। और हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।